हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपूतली। आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस वह क्रिया है जिसमें ग्लूकोज अणु के विघटन के द्वारा 2 पायरुविक एसिड तथा 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपूर्ण होती है, जिसमें कई स्टेप्स होते हैं और प्रत्येक स्टेप्स के लिए विशिष्ट एंजाइम होता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में एंड इसके स्टेप्स के बारे में जर्मनी के वैज्ञानिक एम्डन व मेयरहोफ ने रिसर्च की थी। अतः इस पथ को एम्डन मेयरहोफ पाथवे के नाम से भी पुकारते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की जो सभी प्रक्रियाएं हैं वह उत्क्रमणीय रिएक्शंस के रूप में होती हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो है वह 2 प्रकार से होता है, एरोबिक कंडीशन में एंड एनारोबिक कंडीशन में। एरोबिक कंडीशन में जो ग्लाइकोलाइसिस है वह ज़्यादा सक्रियता से पाया जाता है और इसमें फाइनल प्रोडक्ट पायरुविक एसिड बनते हैं और साथ में ही 8 ATP अणुओं का निर्माण होता है। जबकि एनारोबिक कंडीशन में जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है, जो कि बहुत ही रेयर कंडीशन में या कम परिस्थितियों में पाया जाता है। इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वह लैक्टिक एसिड बनता है और साथ में 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वह माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, जिसमें कई प्रकार के एंजाइम भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड अर्थात पायरुवेट का निर्माण होता है, जिसमें करीब 10 पद पाए जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के संपूर्ण पदों को वैसे देखा जाए तो 2 फेजेज में बांट सकते हैं, एक प्रिपरेटरी फेज और दूसरी पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज को ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में 2 ATP अणुओं का इन्वेस्टमेंट होता है और हेक्सोज चेन्स जो है अर्थात ग्लूकोज जो है वो टूटकर ट्रायोज फास्फेट्स में बदल जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो स्टेप्स हैं 1 से लेकर 5 तक, ये सारी प्रिपरेटरी फेजेज में काउंट की जाती हैं। जबकि पे ऑफ फेज एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज भी कहलाती है। इस फेज में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है वो पायरुवेट में बदल जाता है और साथ में ही ATP अणुओं का निर्माण भी होता है। ग्लाइकोलाइसिस के अलग अलग स्टेप्स देखें तो सबसे पहले स्टेप्स में ग्लूकोज अणु से ग्लूकोज अणु जो है वह ATP से एक फॉस्फेट समूह ग्रहण कर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है और यह प्रक्रिया हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। इस क्रिया को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। सेकेंड स्टेप जो है यह समावीकरण आइसोमराइजेशन की प्रक्रिया है, जिसमें अणुओं के पुनर्विन्यास के कारण ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वह फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। यह क्रिया फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। तीसरी पद में फास्फोराइलेशन होता है। इस क्रिया में पुनः एक ATP अणु के विघटन से जो फॉस्फेट समूह मिलता है वह फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जुड़कर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाता है और यह क्रिया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है।
फोर्थ जो स्टेप है वह विदलन या क्लीवेज कहलाती है, जिसमें फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 2 समखंडों में विभक्त हो जाता है। इसमें एक 3 कार्बन अणुओं वाले ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तथा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का निर्माण होता है और यह क्रिया एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। पांचवी स्टेप्स में ये जो ट्रायोज फास्फेट जो शुगर बनी है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इनका आपस में इंटर कन्वर्जन हो जाता है, अर्थात डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है और यह क्रिया फास्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। अगली स्टेप में फॉस्फोराइलेशन तथा ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन की दोनों प्रक्रियाएं साथ में संपन्न होती है, जिसमें फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। 8वीं स्टेप्स है कन्वर्जन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। इस प्रक्रिया में एंजाइम जो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज काम में आता है एंड मैग्नीशियम आयंस को एंजाइम के रूप में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कार्य करते हैं और इस प्रक्रम में 3 फॉस्फोग्लिसरेट का 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्जन हो जाता है। 9th जो स्टेप है इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट, अर्थात 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फास्फोइनोल पायरुवेट का निर्माण होता है और वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। लास्ट एंड 10th जो स्टेप है यह है फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में पायरुवेट काइनेज एंजाइम काम में आता है और फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट का अर्थात पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है और एक उच्च ऊर्जा युक्त एटीपी का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। यह अभी तक की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ग्लाइकोलाइसिस की वह कोशिका द्रव्य में संपन्न होती हैं। हालांकि ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एनारोबिक कंडीशन में जब कोशिका में अनाक्षीय श्वसन होता है उस अवस्था में ग्लाइकोलाइसिस से बना पायरुविक एसिड है उसका आगे मैलिक एसिड में लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन हो जाता है, जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह पायरुविक एसिड बाद में आगे ऑक्सीडेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है, जहां सिट्रिक एसिड साइकिल के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है। इस प्रकार हमने देखा कि एरोबिक कंडीशन में जो ग्लाइकोलाइसिस से हमें एनर्जी मिलती है, इसमें अलग अलग स्टेप्स में देखा है कि फर्स्ट एंड थर्ड प्रोसेस में 2 एटीपी अणुओं का इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि 7th और 10th स्टेज में 2 एटीपी मॉलिक्यूल 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्रत्येक हम देखते हैं कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के दौरान पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो 5th स्टेज है, जो 4th स्टेज है जहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का क्लीवेज होता है, वहाँ पर हमें 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज
ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट के प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 7th स्टेज में ग्लूकोज के प्रत्येक मॉलिक्यूल से 2 ATP तथा 10th स्टेज में 2 ATP, इस प्रकार टोटल 4 ATP का हमें प्रोडक्शन मिलता है। 6 स्टेज में जो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में डिहाइड्रोजनेशन होता है, वहाँ से हमें NADH प्राप्त होता है, जो कि बाद में आगे रेस्पिरेटरी चेन के द्वारा इससे 6 ATP का निर्माण होता है। इस प्रकार टोटल हमें एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 8 ATP का निर्माण प्राप्त होता है, जबकि एनारोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस में हमें सिर्फ 2 ATP का ही टोटल निर्माण प्राप्त होता है। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो यह एक अकेला ऐसा पाथवे है जो कि कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए संपन्न किया जाता है और एनर्जी अर्थात ATP के सोर्स के रूप में काम में आता है। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की जो ज़्यादातर रिएक्शंस हैं वह रिवर्सिबल होती हैं, जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी इनका यूज किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।